बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं फ़ाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 की आपको डिटेल से वीडियो मिलेगी और उससे पिछली जो वीडियोस हैं फाइनल अकाउंट का सिंपल चैप्टर जो है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। 12 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के फाइनल अकाउंट के सिंपल वाले चैप्टर के और 12 के 12 क्वेश्चन की जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स जो है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन अपने तौर पर कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं फाइनल अकाउंट की, उनको मैं कहूँगा कि आप जो है वो पहले बेसिक की वीडियो देखें। फाइनल अकाउंट की एक अलग से इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई गई है जिसमें जो है वो फाइनल अकाउंट का कंप्लीट जो है वो ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस किया गया कि बेसिकली ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो किस तरह से बनाते हैं, आइटम्स की पोस्टिंग कैसे होती है। तो आपको जो है वो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिनकी बेस नहीं है, और जो स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ वीडियोज़ को देख रहे हैं उन्हें आई होप के समझ आ रही होगी और वो अपने एंड पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर जो है वो मुझे अपने कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं जो है वो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है। पेज नंबर मेरे पास है जी 387। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ याकूब प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015 एंड बैलेंस शीट। तो ये आपको ऊपर वाली हेडिंग्स में अब यहाँ पर नहीं लिख रहा बिकॉज आपको पिछला जो चैप्टर है फाइनल अकाउंटिंग का गुजरा है उसमें जो है वो सारी हेडिंग्स मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। ऊपर ये जो नाम लिखना होता है और किस टाइम की आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिटेल से देख चुके होंगे पिछली वाली वीडियो में। ये जो एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है बेसिकली पिछले चैप्टर जैसा ही है। 95% जो है वो दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ एक छोटा सा जो है वो एरिया इस चैप्टर के अंदर ऐड हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स की हेडिंग आ रही है हर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो एडजस्ट होने से रह जाती हैं उनको हमने एडजस्ट करना होता है, एडलेस करना होता है। कोई रिकॉर्ड होने से रह गई है उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट्स हैं और इसमें जो है वो आप देखेंगे कि 4 एडजस्टमेंट्स आ रही हैं जिसमें प्रीपेड रेंट की है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, क्लोजिंग स्टॉक है और डेप्रिसिएशन है। इनको कैसे ट्रीट करना है इसके लिए जो है वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर चुका हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं आइटम्स लिखने लगा हूँ। तो कैपिटल जो होता है वो बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर फिक्स लायबिलिटीज़ के हेड में आता है। तो आपने जो है वो कैपिटल की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है 27,000 से। इसमें चूंकि वैल्यू एडलेस होनी होती है इसलिए इनर में वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट आइटम आ रही है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड आपको पता है सेल्स रिटर्न को कहते हैं। तो आपने सेल्स की वैल्यू को लिखना होता है और उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस होती है, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1500। उसके बाद सेल्स है जी 87,500 से। उसके बाद परचेजेस है 50,000 से। तो परचेजेस को लिखें 50,000, इसमें से आपने रिटर्न को माइनस करना होता। अच्छा, उसके बाद आ रहा है जी ओपन जो है वो आपकी रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न की जगह उसने उसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं रिटर्न आउटवर्ड लिख देता हूँ, जिस तरह वहाँ पर रिटर्न इनवर्ड है। तो आउटवर्ड जो है वो सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है। इसकी वैल्यू आ रही है 500 से, ठीक है। उसके बाद है जी कमीशन। कमीशन आपका एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर अगर हो तो उसको आपने एक्सपेंस ट्रीट करना होता है। कमीशन की अमाउंट है 18,750 से। उसके बाद अच्छा इसमें अब देखें ज़रा कमीशन की नीचे एडजस्टमेंट भी आपको मिल रही है। तो जिस चीज़ की एडजस्टमेंट होगी ना उसकी वैल्यू आप इनर में लिखोगे, बाद में आप इसको एडजस्ट करते हैं। फिर कस्टम ड्यूटी है जी। कस्टम ड्यूटी आपको बताया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कंप्लीट लिस्ट भी जो है वो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मौजूद है। तो 3750 फिर क्रेडिटर है। क्रेडिटर बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटीज़ वाली साइड पर आपने क्रेडिटर्स को शो करना है और क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आ रही है वह जी 13,250 से। उसके बाद है जी रेंट। तो रेंट की वैल्यू भी आप इनर में लिखेंगे क्योंकि आप क्वेश्चन में पहले ही देख चुके होंगे कि एडजस्टमेंट मौजूद है। फर्नीचर है जी। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होता है।
फिक्स्ड एसेट की हेडिंग देंगे और इसमें जो है वो आप फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है जी 2500 से, और इसमें भी पिछले क्वेश्चंस की तरह डेप्रिसिएशन का कर्व है, इसमें भी जो है वो एडजस्टमेंट है फर्नीचर की, इसलिए इसकी वैल्यू इनर में लिखेंगे। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, ये एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PLS अकाउंट में शो करें, और इसकी वैल्यू है जी 750 से। तो उसके बाद आ रहा है डिस्काउंट अलॉड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PLS अकाउंट में आएगा 1250 के साथ। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, यहीं पर ही लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर जगह हमारे पास काफ़ी है। जर्नल एक्सपेंसेस की वैल्यू आ रही है 7500 से। फिर आ रहे हैं जी डेटर्स, तो आपने इधर हेडिंग देनी है करंट एसेट्स की, और डेटर्स जो होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, तो इनकी जो वैल्यू है दैट इज़ 14,000। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ, स्टॉक के साथ कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है ना वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है आमतौर पर, ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 11250 के साथ। उसके बाद है जी कैश एट बैंक, ये करंट एसेट है, वो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट आइटम आ रही है कैश इन हैंड, वो कैश जो बिज़नेस में मौजूद है, बिज़नेस प्लेस पर है, वो कैश इन हैंड है 14,000 से और 1750 से। तो ये स्टूडेंट हमने आइटम्स की प्लेसमेंट की है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम इन एडजस्टमेंट को ट्रीट करेंगे। अब पहली जो एडजस्टमेंट आ रही है वो है जी प्रीपेड रेंट की। प्रीपेड का मतलब होता है जो पहले से ही पे कर दिया जाए, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। आप जो कॉलिंग कार्ड है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो जो आप परचेज़ करते हैं वो प्रीपेड कार्ड होते हैं, यानी कि उनकी आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं और फिर बाद में बेनिफिट लेते हैं। तो हम इसी तरह से एक्सपेंसेस के बारे में भी कहेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसकी आप पेमेंट कर देते हो, जिसका भी टाइम नहीं आया होता, लेकिन फ्यूचर में जो है उस एक्सपेंस का आपको बेनिफिट होता है। यानी कि आज अगर आपने पेमेंट कर दी है किसी एक्सपेंस की और वो अगले महीने का या अगले साल का एक्सपेंस था, तो इसका मतलब है अगले साल आपको वो या अगले महीने वो एक्सपेंस आपको पे नहीं करना। तो इसका मतलब ये भी होगा कि वो एक्सपेंस आपको बेनिफिट दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है, और जो चीज़ भी आपको फ़ायदा देती है वो आपका एसेट होती है। तो ये जो उसने प्रीपेड रेंट की बात की हुई है ना, इन्होंने एडवांस में रेंट दे दिया हुआ था, तो ये इनको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इसलिए एक तो आपने इसका इफेक्ट ये करना है कि इसको आपने अपना एसेट बना लेना, ठीक है। प्रीपेड रेंट को आपने एसेट बना लेना है, और ये अमाउंट है 250 से। और दूसरी तरफ क्या करना है, इस साल के ये वाली जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये 2015 की वाले साल की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो प्रीपेड रेंट है ये फ्यूचर का रेंट है। प्रीपेड जो आइटम होती है वो फ्यूचर की होती है और आज पे हो गई भी होती है, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूचर या नेक्स्ट ईयर पेड इन द करंट ईयर, जो हमने करंट ईयर में पे कर दिया हो। तो ये चूँकि अगले साल का यानी कि 2016 वाले साल का एक्सपेंस है, इसलिए आपने इस एक्सपेंस को माइनस कर देना है। हम सिर्फ 2015 के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो प्रीपेड होगा वो अगले साल की आइटम होगी, उसने अगले साल में जाकर रिकॉर्ड होना है, इस साल में से उसने माइनस हो जाना। तो एक इफेक्ट आपने रेंट में से लेस करने का करना है, दूसरा आपने इसको एसेट बना लेना। आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग कमीशन वो होता है जो आपने अभी तक, आउटस्टैंडिंग का वर्ड एक्सपेंस के साथ आ जाए तो बेसिकली वो एक्सपेंस होता है जो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, यानी जिसको पे करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये कमीशन जो है 1250 रुपये अभी तक पे नहीं हुआ हुआ, आप क्या करोगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कमीशन जो एक्सपेंस पे ना हो वो उसी साल का वो लिखा ज़रूर जाता है, रिकॉर्ड में ज़रूर आएगा, बेशक उसको नेक्स्ट ईयर पे करें, लेकिन चूंकि ये इस साल का एक्सपेंस था इसलिए आपने एक तरफ इसको ऐड करना है और दूसरी तरफ ये कमीशन पे करना ज़िम्मेदारी है, तो फ्यूचर में इस एक्सपेंस को लाजमी पे किया जाएगा। तो इसलिए इसको फ़िलहाल हम यहाँ पर करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। तो ये दो इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बाद है जी क्लोजिंग स्टॉक 12,500 से। आपने क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर लिखना होता है और दूसरी तरफ आप बैलेंस शीट में, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट में आप इसको अपना करंट एसेट बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट आ रहा है जी डेप्रिसिएशन का, पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो आपने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है 2500
यानी फर्नीचर को इस्तेमाल करने की वजह से जो कमी आएगी उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। रेट जो है उसने कहा 7.5% जो है डेप्रिसिएट कर दो, फर्नीचर को कम कर दो। तो 2500 का 7.5% अगर हम करें ना तो 187.5 आता है। ठीक है, कैलकुलेशन की हुई है पहले से। तो यहाँ पर आप इसको बेशक 188 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू नहीं है, तो आप 188 इसको कर सकते हैं। तो एक तो ये डेप्रिसिएशन इधर आएगी, और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है। तो जितनी फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आई है इसको जो है वो आप यहाँ पर भी लिखेंगे 188 के साथ। तो डेप्रिसिएशन के भी हमने 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसकी कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। 87,000 में से जब आप रिटर्न इनवर्ड को लेस करोगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी जी 86,000। और इस तरह से परचेज़ में से जब आपने परचेजेस रिटर्न को यानी रिटर्न आउटवर्ड को लेस करना है तो ये आएगी वैल्यू 49,500। और फिर फाइनली आप देखेंगे राइट साइड का जो टोटल है, राइट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 98,500। इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर भी वही अमाउंट लिखोगे। क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड की आइटम्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट की होगी। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया था तो 34,000 आया था। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आपने यहाँ पर लिखना है PLS अकाउंट में, और उसके बाद इन आइटम्स को देख लेना है, इन आइटम्स में से किस चीज़ को ऐड या लेस करना है। तो कमीशन 18,750 से था, इसमें से 1250 आपने ऐड करने हैं। तो टोटल कमीशन इस साल का जो बनेगा वो 20,000 रुपये का बनेगा। रेंट में से प्रीपेड रेंट आपने माइनस करना है, तो ये अमाउंट आएगी 1,000, और बाकी जो चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। और अब फाइनली जो है वो आप क्या करेंगे, राइट साइड जो है वो ज़्यादा है तो इसका टोटल आएगा 34,000 से कैलकुलेशन की हुई है। तो इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है 34,000 में से ये वाली वैल्यूज़ माइनस करें, और फाइनल अमाउंट जो है वो आप लिखें जो कि नेट प्रॉफिट की अमाउंट होगी। पॉइंट्स में लिखना चाहें पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 3313 से। ठीक है, वैसे अगर डेप्रिसिएशन को देखें तो 12.5 भी आएगा, आ सकता है। वो वैसे लिखना है वैसे लिख दें, 3313 को लिखना है तो इधर ये लिख दें। और ये जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर कैपिटल में ऐड होगा 3313 के साथ। फाइनली जो है वो आपने अब फर्नीचर में से, अब बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो फर्नीचर में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो बाकी वैल्यू आती है 231312। ठीक है जी। और फाइनल जो है वो आप लास्ट में क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का ओवरऑल टोटल करेंगे। अब नेट प्रॉफिट को जब आप ऐड करते हो तो ये अमाउंट आती है 27,000 में 3313 को ऐड करें तो 30,133। ठीक है, ये अमाउंट आएगी 30,313, सॉरी 30,313। और ओवरऑल जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 44,813, और यहाँ पर भी 44,813। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।